नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी और आरएसएस भी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है विस्तार से अपन शुरू कर रखा है अपन ने। तो सभी साथी जुड़े हैं सर्वा क्लासेज के साथ में, और सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें है अपनी, और अन्य साथियों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें मेरे दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं उनको अपनी क्लास है उसका फायदा मिल सके। तो ये कोशिश आप जरूर करें। आरपीएससी और आरएसएस भी से संबंधित अपना सिलेबस चल ही रहा है, और भूआकृतिक प्रक्रिया जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर पार्ट 2 आज अपन देखने वाले हैं। भूआकृतिक प्रक्रिया पार्ट 2 इसमें अपन देखेंगे। तो अपक्षय जो था उसके टाइप्स अपन ने देख लिए थे, जैसे कि भौतिक और यांत्रिक अपक्षय अपन ने विस्तार से देख लिया था। रासायनिक अपक्षय जो है केमिकल वेदरिंग जो वो भी देख लिया था, और जो जैविक अपक्षय है उसकी चर्चा विस्तार से कर ली थी। तो सेकंड क्लास इसकी चल रही है भूआकृतिक प्रक्रियाओं की, तो उसमें अपन देखेंगे अब एक तो भूस्खलन जो होता है ना, जो प्रवाह होता है, स्खलन होता है, पातन होता है, उसकी चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। फिर अगले कालांश में अपन ने जो अपर्दन है और निक्षेपण है उसकी चर्चा करेंगे। तो विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अपन देखने वाले हैं। क्लास को शुभारंभ करते हैं नए शब्दों के साथ में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो आशियाना, पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो ये आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के ये आशियाना बनता है। तो जिंदगी में यदि सक्सेस होना है तो हमें भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, और स्टेप बाय स्टेप अपन कहते हैं ना, सीढ़ियाँ तो सीढ़ी बाय सीढ़ी यदि अपन चढ़ते हैं तो छत पे पहुंच जाते हैं, है ना। डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप चलें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। एनसीईआरटी आधारित सिलेबस आप तक हम पहुंचा रहे हैं, विस्तृत क्लासें आ रही है, और विभिन्न विद्वान जो है ऑथेंटिक बुक्स है, इसके अलावा अपने जो विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक सर्वे है, तो वहाँ के डाटा, संपूर्ण डाटाओं के साथ आप तक क्लास पहुंचाई जा रही है। तो जरूर जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में और इसको शेयर करें। देखते हैं क्या लिखा है अपनी क्लास में। आज अपन संचलन की चर्चा करेंगे। तो अपक्षय की चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली। अपक्षय के बाद अपन चलते हैं आज संचलन में। कौन सा टॉपिक था, कहां तक पहुंच गए थे। अपक्षय का इंपॉर्टेंस हो गया था वृत्त संचलन। तो संचलन के अंदर यहां अपने को आना है, ठीक है। तो अब संचलन क्या था इसके बारे में यदि अपन देखें तो साथियों, जो संचलन मुख्य रूप से होता है ना, तो गुरुत्व बल के सहारे जब उच्च भाग जो होते हैं वहां से निम्न भाग की ओर पदार्थों का प्रवाह होता है, एक प्रकार से कहें तो, है ना। तो उच्च भाग जो है वहां से निम्न भाग की ओर पदार्थों का प्रवाह है, मुख्य रूप से क्या कहलाता है, संचलन कहलाता है। और संचलन जो है उसके पीछे जो उत्तरदायी कार्य कौन कौन से है, ये कितने टाइप का होता है, बारी बारी से प्रत्येक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है वृत्त संचलन। वृत्त संचलन में सभी प्रकार के संचलन शामिल होते हैं, है ना। वृहत संचलन आ गया तो इसमें सभी प्रकार के संचलन शामिल है, जैसे विसर्पण, बहाव, स्खलन और पातन, चार चीज यहां पे आई है। तो एक ये क्या होता है, जैसे कि वृहत संचलन यदि अपन लें, शायद ये कम आ रहा होगा ना। वृहत संचलन की चर्चा यदि अपन करें तो इसके अंदर यदि अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से सभी प्रकार के संचलन इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे कि विसर्पण की बात की अपने, ढाल के सहारे गुरुत्व बल के द्वारा प्रभावित होकर के सेलें जो है वो ढाल के अनुरूप, है ना, ढाल की ओर, ढाल प्रवणता की ओर आगे यदि खिसकती रहती है तो एक प्रकार से कहें तो विसर्पण कहलाता है। इसके अलावा इसमें आता है स्खलन। तो इसमें जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र है वहां से सेलें
जब अभारितकरण की प्रक्रिया या उनके आधार से जब बाहर हट जाता है, उनका आधार कमजोर हो जाता है, तो गुरुत्व बल का प्रभाव उनके ऊपर सीधा पड़ता है, जिसके कारण ऊपर से सेलें हैं टूट करके और ढाल के सारे सारे नीचे की ओर आ जाती है। तो वो एक प्रकार से कहें तो स्खलन कहलाता है, जैसे कि भूस्खलन, सेल स्खलन, है ना। इसके अलावा एक होता है पातन। अब इसे सेल पतन या पातन एक ही बात है। पतन या पातन के अंदर क्या होता है, जो भी सेल होती है वो गुरुत्व बल के सारे नीचे तो आती है, प्रवणता की ओर आती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो किसी भी जो जैसे पहाड़ी की ढाल है उसके सारे टच होती हुई ना आकर के डायरेक्ट ऊपर से गिरती है, बिना किसी आधार के स्पर्श किए। स्वतंत्र नीचे सेल का टूटा हुआ भाग है वो नीचे की ओर गिरता है, तो उसको अपन सेल पातन कहते हैं। इसमें जो गिरने की गति जो होती है थोड़ी सी फास्ट होती है, स्खलन में इस पातन से थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद में विश्रमण में उससे और कम होती है। मृदा द्रवण उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, निम्न ढाल थोड़े होते हैं, वहां मिट्टी भारी तत्वों के सारे भूआकृतिक प्रक्रियाओं के सारे बाहरी बलों के सारे जब ढाल के अनुरूप आगे की ओर स्खलित हो जाती है तो उसको मृदा द्रवण कहा जाता है। तो कई रूप इसके अपन देखेंगे। तो अभी अपने मैंने बताया आपको कि इसमें विसर्पण है, भाव वही है, मृदा द्रवण एक भाव का ही रूप है, और स्खलन ऊपर से गिरना, पातन है जो आधार है उससे दूर हट करके सेल का टूट करके नीचे सीधा गिर जाना, क्या कहलाता है, पातन कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप सभी को देखते हैं। जब सेलों का वृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है, तब वृहत संचलन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा यहाँ पे साथियों, तो बल इस यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। जो भी सेल है, जो भी पहाड़ी है, जो भी उच्च शिखर है, यहां से यदि मलबा नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होता है, तो यह मलबा जो गिरता है नीचे की ओर, तो इसके पीछे कारण क्या है, यहां इस धरातल का लगने वाला गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स जो है, यह बड़ा महत्वपूर्ण, यही काम करता है यहाँ पे गुरुत्व बल। क्यों? क्योंकि ऊपरी वाले भाग से गुरुत्व फोर्स जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर नीचे की ओर खींचता है। इस कारण से इस ढाल के सहारे जो अपक्षित सेलें होती है, जो कमजोर सेलें हो जाती है, जिनका आधार कमजोर हो जाता है, जो सेलें अपतरित हो जाती है, खुल जाती है, विदलित हो जाती है, वो सेलें टूट करके नीचे की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देती है ना। तो इसको अपन बोलते हैं वृहत संचलन। वृहत संचलन अपर्दन में शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? अपर्दन में शामिल नहीं है, क्योंकि अपर्दन के कारक अलग है। अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक अलग है, वृहत संचलन के लिए उत्तरदायी कारक अलग है, इसलिए अपर्दन में शामिल नहीं है संचलन। क्यों? क्योंकि इसमें तो प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल, हिमानी, धारा, लहर, ये चीजें काम करती है, ये फोर्स के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो संचलन होता है, वृहत संचलन है, इसके अंदर जो काम करने वाला बल यहां पे है वो सिर्फ गुरुत्व बल। दोनों में डिफरेंस है। यहां जो बल काम करता है वो कौन सा है? गुरुत्व बल। और यहां जो काम करने वाले बल कौन से है? वो बाह्य बल, जैसे कि प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल, समुद्री लहरें, है ना, इसके अलावा हिमानियां, ये काम करते हैं। तो ये बल यहां दूसरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वृहत संचलन को अपर्दन में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसमें कोई भी अपर्दन कारक सीधे शामिल नहीं होता है। सीधा शामिल कोई कारक नहीं है, जो अपर्दन करते हैं वो कारक इसमें सीधे शामिल नहीं है, इसलिए इसको अपर्दन में शामिल अपन नहीं करते हैं। उसके बाद में वृहत संचलन जो है उसके प्रकार मैंने आपको बताए। फिर है वृहत संचलन को सक्रिय करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वृहत संचलन को सक्रिय करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कारक मुख्य रूप से यहाँ पे है, मैंने अभी कहा था। पहला कारक है प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा आधार को हटाना। आधार का मतलब होता है कि ये पहाड़ था और यहां से इस पहाड़ी का ये जो भाग था, कौन से वाला भाग? ये वाला भाग, ये पहले मलबा यहाँ पे था, ऊपर से पानी आया और पानी आने से ये मलबा जो है, पूरा का पूरा मलबा ऊपर से जैसे ही पानी इधर से आया तो ये पानी के साथ मलबा बह करके और साइड में चला गया, तो ये जगह खाली हो गई। अब ये जो कठोर शेल यहां पे आपको नजर आ रही है, ये कठोर शेल अब आपके समक्ष नजर आ रही है, यही कठोर शेल बची है।
ठीक है ना। तो कठोर शेल जो बची है ये आपके समक्ष से मान लिया ये पहाड़ी बची है। अब इस पहाड़ी का ये वाला भाग है ये तो कट गया है ना, तो बचा क्या, ये भाग। अब इसका आधार यहां से ये सीधा यहां पे गुरुत्व फोर्स काम करा यहां पे सीधा, तो ये क्या करेगा फिर यहां से इसका या तो सेल पतन होगा, ये आधार कमजोर होते ही ये सेल यहां से टूट जाएगी, टूट करके ये इसका अग्र भाग वो नीचे की ओर सीधा गिर जाएगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ कंकड़ टूटते टूटते चट्टाने टूट टूट करके और इसे ढाल के सारे नीचे आ जाएगी। तो या तो इसमें भूस्खलन होगा या सेल स्खलन होगा या इसमें सेल पातन होगा। तो ये आधार जो था ना वो कमजोर होने से, तो ये एक उदाहरण किसका है, आधार का हटना, आधार का हटना ये इसका कारण है, समझ गए। तो आधार कमजोर हो गया। दूसरा कारक यहां पे है, दूसरा कारक यहां पे है कि ढाल प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि। अब कोई पहाड़ी है या कोई शिलाकृति है काफी ऊंची है और उसका ढाल तेज है, तो तेज ढाल है सीधी खड़ी है तो इसमें चांसेस ज्यादा है। एक पहाड़ी है उसका ढाल मंद है, अब ये जो पहाड़ी है इसका ढाल मंद है तो इसमें कम ढाल होने के कारण चांस है वो कम है, वो जो खड़ी ढाल है इसके अंदर चांस ज्यादा है। ये तो खड़ी ढाल हो गई और ये मंद ढाल हो गई, तो मंद ढाल के अंदर जो स्खलन होने के चांस कम हो जाते हैं, खड़ी ढाल है उसमें चांस ज्यादा होते हैं। तो ढाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। तीसरा पदार्थों का अति भार। अब अति भार का कारण क्या है कि जैसे कि ये अभी अपने ये लिया था, इसके ऊपर जैसे ही बरसात शुरू हुई है ना, इस सेल पर जैसे ही बरसात शुरू हुई, ये मान लिया बादल है और इस बादल से बरसात शुरू हुई, बरसात होने से ये सेल जलसिक्त हो गई, जलसिक्त होते ही है ना, ये सेल जैसे ही जलसिक्त हो गई मेरे साथियों, तो जलसिक्त होते ही इसका भार बढ़ गया और भार बढ़ते ही यह आधार जो है इस भार को सहन नहीं कर पाएगा और ये सेल टूट करके नीचे की ओर आ जाएगी। ठीक है ना, तो यह है अति भार, समझ गए ना। जलसिक्त होने से अति भार हुई है, बढ़ी है, या फिर हिमपात हो गया, या फिर इसके ऊपर क्या हो गया, हिमपात हो गया, तो उसके कारण भी भार बढ़ जाता है और सेल टूट करके नीचे की ओर स्खलित हो जाती है, यह भी एक इसका कारण है। चौथा कारक यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो आ जाता है अपना अतिवृष्टि या स्नेहन से अतिभार। अतिवृष्टि ज्यादा बरसात हो जाए, भाई अतिभार क्यों होता है, या तो अतिवृष्टि हो जाए या फिर इसके ऊपर हिमपात हो जाए, या फिर स्नेहन, स्नेहन का मतलब होता है कि अन्य तत्व घुल करके साथ आकर के इसके ऊपर इकट्ठा हो जाए, तो उस वजह से भी अतिभार होने से सेल टूट करके वो नीचे की ओर आ सकती है। तो ये कारक है। कृत्रिम या प्राकृतिक कारक से किसी भी सेल का आधार कमजोर हो जाना। दूसरा है ढाल प्रवणता ज्यादा होना है ना और ऊंचाई बढ़ जाना। तीसरा है पदार्थों का अतिभार होना, चाहे वो बरसात के कारण हो चाहे हिमपात के कारण हो या कोई स्नेहन के कारण। स्नेहन का मतलब होता है अन्य पदार्थों का वहां पे इकट्ठा हो जाना, जिसके कारण सेल जो है उसके ऊपर दबाव का बढ़ जाना। ठीक है, ये कारण है। उसके बाद में अगला बिंदु है मूल ढाल की सतह से भार हटना। अब मूल ढाल है उसकी सतह से भार हटना, अभी मैंने बताया था उदाहरण। तो यदि मूल ढाल जो है उसकी सतह से यहां से जो भार था ये यदि हट गया तो ये ढाल कमजोर हो गई, खड़ी हो गई। अब इसके ऊपर ये ऊपर वाला जो सेल है वो नीचे गिरने के चांस बन जाते हैं। भूकंप आना, कंपन हो जाना सेल के अंदर, तो उससे भी चट्टानें टूट जाती है और भूस्खलन होता है। विस्फोट और कंपन, विस्फोट जो होते हैं तरह तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं, विस्फोट जनित प्रयोग है, उसके कारण भी सेलें जो है वो कमजोर हो जाती है और कमजोर सेलें वो टूट करके नीचे की ओर स्खलित हो जाती है। सातवां अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव हो जाता है ना, जल प्रवेश कर जाता है। अभी हाल ही में अपने घटना भारत में अपने हुई थी अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो सेलें हैं वहाँ के जो मकान जो थे उनके अंदर दरारें आ गई। क्यों आई, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चला था, एक सुरंग बनाई जा रही थी, जिसके तहत जैसे ही उस पहाड़ी को ड्रिल किया गया तो अंदर का पानी रिसाव होकर के साइड में चला गया। अब सेल अंदर से भार कम हो गया, उसका अंदर से खाली हुई तो जैसे ही ऊपर की सेल का दबाव बढ़ा तो
नीचे बैठ गए, नीचे बैठने से मकान जो है झुक गए, दरारें आ गई, टूट गए, है ना। तो उनको विस्थापित करना पड़ा उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पे, वरना तो वो प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती थी, जान माल का नुकसान हो सकता था। तो ये कारण है ना। तो यह भी हो सकता है। फिर है जल का बहाव और वन विनाश। वन विनाश, पेड़ पौधे क्या करते हैं अपनी जड़ों से, पेड़ पौधे यहाँ पे दोनों काम करते हैं भाई, अपनी जड़ों से सेल को बांधे रखते हैं, है ना, सेल को बांधे रखते हैं, ये भी तो कारण है। और दूसरा ये सेल को अपक्षित होने के लिए खुला भी करते हैं, दोनों काम है। लेकिन जहां भूस्खलन अति होता है उन भागों में पेड़ का दोनों काम है भाई, ये स्केलेट होने के लिए प्रभावी भी है और उसको रोकते भी है, जड़ों से उसको बांधे भी रखते हैं, जड़ों से उस सेल को कमजोर भी करते हैं, दोनों काम है इसके, ठीक है ना। आगे चले, फिर आता है संचलन के 3 रूप। संचलन के 3 रूप, एक तो आता है अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषारवर्दी या अन्य कारणों से अनुप्रस्थ विस्थापन हो जाता है। दूसरा आता है प्रवाह, और तीसरा आता है स्खलन। अनुप्रस्थ विस्थापन, सेल विस्थापित हो जाती है ना। एक तो होती है अनुदैर्ध्य समानांतर, एक होती है अनुप्रस्थ ऊपर नीचे विस्थापित हो जाती है। भाई ये सेल थी, है ना, तो अनुप्रस्थ विस्थापन इसका ऊपर नीचे हो जाना, अनुप्रस्थ यानी एक भाग जो है उसके लंबवत ऊपर नीचे हो जाना। दूसरा है उसका तुषारवर्दी कारण ऐसा होता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक प्रवाह हो जाता है ना, सेल का दूसरे भाग की ओर प्रवाहित हो जाना। और तीसरा होता है स्खलन। तो स्खलन अभी मैंने चर्चा की, ऊपर से नीचे ढाल के और गुरुत्व बल के सारे नीचे की ओर आ जाना। तो 3 भाग इसके हैं, कौन कौन से, स्खलन, प्रवाह और अनुप्रस्थ विस्थापन। अब इसको डायग्राम के माध्यम से अनुप्रस्थ को मैं समझाता हूं आपको। तो अनुप्रस्थ विस्थापन समझ गए, तो सेल का समकोण पर खिसक जाना, जैसे एस तरंग अपन ने पढ़ी थी ना, एस तरंग, भूकंपीय एस तरंग का प्रभाव ये क्या करती है, कंपन जो तरंग की दिशा में न होकर के उसके समकोण पर होता है, तो ये सेलों में क्या करती है, अनुप्रस्थ विस्थापन लाती है, यानी उभार और गर्त, अपनति और अभिनति बनाती है। तो मैंने भी कहा था सेल जो है उसका ऊपर नीचे की ओर खिसक जाना, ये एक प्रकार से कहें तो अनुप्रस्थ विस्थापन है। और इसमें प्रवाह जो होता है वो ढाल के अनुरूप, जो ढाल के सहारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ढाल के सारे पदार्थों का प्रवाह हो जाना, है ना, ढाल प्रवणता के अनुरूप पदार्थों का प्रवाह हो जाना। और तीसरा है स्खलन, वही भी गुरुत्व बल के सहारे पदार्थ जो है, अभी मैंने कहा था कि नीचे की ओर आ जाना, है ना, गुरुत्व बल के कारण पदार्थों का ढाल की ओर अग्रसर हो जाना, ठीक है ना। ये तीनों कारक इसमें महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, वही है उच्च पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें कुछ भाग ऊपर उठे हुए हैं, जिनका आधार कमजोर है, जहाँ भूगर्भिक हलचल ज्यादा होती रहती है ना, तो ऐसे जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं भी ज्यादा होती रहती है, जहाँ पे हिमपात होता है, सेलों में अति भार की समस्या प्राय बनी रहती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से ऐसे भारत में क्षेत्र कौन से, हिमालय क्षेत्र हो गया अपना, क्योंकि विवर्तनिक दृष्टि से हिमालय आज भी कैसा एक्टिव मोड में है, ठीक है ना। इस कारण से वहां पे भूस्खलन की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा होती है। दक्षिण के अपन पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र देखते हैं, सह्याद्री वाला क्षेत्र, हालांकि दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आंतरिक भूसंचलन की प्रक्रियाएं, भूगर्भिक जो प्रक्रिया है शांत हो चुकी है ना, विवर्तनिक दृष्टि से यह प्रदेश शांत हो चुका है। फिर भी उसका भार हटना है, चट्टान का झुकाव है, उस कारण से भी कभी कभार जो है यहाँ पश्चिमी घाट जो के उसके ढाल जो है सह्याद्री पहाड़ी क्षेत्र वगैरह है, तो उनमें भूस्खलन जो है, अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, देखने को मिल जाती है कभी कभार, ऐसा होता है ना। तो कहाँ होता है भूस्खलन, तो भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र और अवगम्य संचलन होता है, काफी तेज होता है, ऊपर से चट्टानें टूट करके ढाल के साथ साथ नीचे की ओर स्खलित हो जाती है। मैंने अभी कहा था ये पहाड़ी है, तो यहाँ से सेलें हैं,
यहां से पत्थर टूटे और टूट करके इस ढाल के सारे सारे लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, इस ढाल के सारे सारे। तो इसमें आधार के सहारे आते हैं। स्खलन जो होता है उसमें जो मलबा है आधार के सहारे सहारे आता है, हट करके नहीं आता है, समझ गए ना। लेकिन आता तीव्र गति से। कार्य कौन सा है, मैंने कहा गुरुत्व बल। इसके लिए कार्य कौन सा काम करता है, गुरुत्व बल, है ना। और गुरुत्व बल का तीव्र और कम कहां किस अनुसार लगता है, तो ढाल प्रवणता के अनुसार। ढाल तेज है तो गुरुत्व बल ज्यादा काम करेगा, ढाल मंद है तो गुरुत्व बल कम काम करेगा, ढाल प्रवणता के कारण। इसमें स्खलित होने वाला पदार्थ शुष्क होते हैं क्योंकि जब ज्यादा नम होता है फिर तो पंख स्खलन हो जाता है। सेल स्खलन जो होता है, भूस्खलन जो होता है, उसमें शुष्क पदार्थ होता है वो टूट करके नीचे की ओर आ जाता है। तो इसमें पदार्थ जो होता है मुख्यतः शुष्क होता है, यानी क्योंकि अभी आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है, आरएसएस भी जो प्रश्न पूछ रही है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे हैं, काफी विस्तार से पूछे हैं। तो स्खलन का आपको पता है, लेकिन उसमें एक लाइन डाल दी कि इसमें पदार्थ जो होते हैं जो स्खलित होते हैं वो शुष्क होते हैं, है ना। तो यहाँ एक लाइन, प्रत्येक लाइन का आपको पता होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के प्रत्येक लाइन यदि पता है तो आप उत्तर दे पाओगे, है ना। थोड़ा विस्तार से देखना पड़ता है भाई। तो शुष्क हो, तेज ढाल के सारे संचलन अवगम्य संचलन होता है। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं जैसे कि असंलग्न वृहते का आकार और आकृति। जो भी सेल जिसका स्खलन हुआ है, जिससे चट्टान का ढाल की ओर स्खलन हुआ है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसकी शेप कैसी, आकृति कैसी, मैंने अभी कहा था कि उसकी आकृति किस प्रकार की है ना। और उसमें जो ढाल प्रवणता है वो कम है या ज्यादा है, यह मायने रखता है। सेल की निरंतरता की प्रकृति की, सेल जो बनी हुई है उसमें रवे है कि नहीं है, रवेदार सेलें है कि नहीं है, या उसमें रंध्रता है कि नहीं है, यह भी उसकी बनावट, उसकी संरचना है वो भी उसमें काम करती है। तीसरा आता है क्षरण का अंश और ज्यामिति है। ज्यामिति पर निर्भर करता है कि जो सेल जो बनी हुई है उसमें क्षरण तेज होगा या मंद होगा। तो मैंने अभी कहा था कि वो ज्यामिति कैसी है उसकी, है ना, उस पर डिपेंड करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अधिक ढाल, तीव्र ढाल वाले स्थानों पर भूस्खलन ज्यादा होता है, मंद ढाल पर भूस्खलन है वो कम होता है। ये अभी अपन ने चर्चा की थी। आगे है अपना बिंदु, वो है अवसर्पण। तो अपन यदि संचलन की चर्चा कर रहे हैं मेरे साथियों, तो संचलन के अंदर अब अगला बिंदु अपना अवसर्पण है। तो अवसर्पण में मुख्य रूप से होता क्या है, देखिए। तो अवसर्पण किसे कहते हैं, तो इस बिंदु को समझने के लिए हम पहुंचते हैं संचलन के आगे। तो संचलन में ढाल जिस पर संचलन होता है, भाई जो पहाड़ी है और यहां पदार्थ नीचे की ओर लुढ़क रहे हैं, तो यही ढाल हो गया, ये ढाल है जिस पर संचलन हो रहा है। तो संचलन ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण कहा जाता है। पश्च आवर्तन के साथ होता क्या है कि ढाल के सहारे मलबा है, नीचे की ओर लुढ़क के आना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, घुमावदार श्रेणी में यदि ये मलबा है इस प्रकार से रोटेट होते हुए, राउंड लेते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर यदि घूमता है, पहले इधर से टूट करके फिर इधर से घूम करके यूं, यानी पहाड़ी जो श्रृंखला होती है वो राउंड शेप में होती है। तो यहां से मलबा यदि बिखर करके इधर आकर के गिरा है, यहां से इधर आके गिरा है, तो जिस भाग से मलबा टूट करता है और डायरेक्ट वो पश्च आवर्तन के साथ नीचे ढाल की ओर आ जाता है ना। तो पश्च आवर्तन के साथ सेल मलबा है यदि नीचे की ओर फिसल जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवसर्पण। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना यदि मलबा आता है, पश्च आवर्तन के बिना यदि मलबा आता है, तो उस मलबे को का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। आगे लिखा है कि पिंड डायरेक्ट यदि नीचे आ गया, पश्च आवर्तन के बिना मलबा सीधा ढाल के सहारे नीचे की ओर लुढ़क गया, इस पहाड़ी से मलबा यहां से सीधा नीचे आ रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, तब क्या कहलाता है, मलबा स्खलन। और पश्च आवर्तन के साथ आ रहा है तब अवसर्पण। पश्च आवर्तन के साथ आ रहा है तो अवसर्पण। सीधा ढाल के सहारे नीचे मलबा आ रहा है तो क्या कहेंगे, उसको मलबा स्खलन कहेंगे। उसके बाद में आता है सेल स्खलन। मलबा स्खलन, अगला है सेल स्खलन।
सहस्त्र जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शेल वृहत के स्खलन को शेल स्खलन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिक सी इसको अपन समझे डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड लग रही है हमें। 3-4 बिंदु यहां पे आए हैं, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझे इसको। तो मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें मलबा जो है ये नीचे वाला सामान्य धरातल है और ये इसका बेस है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहां से मलबा यदि रोटेट होते हुए, है ना, पस आवर्तन रोटेट होते हुए घूमते हुए यदि नीचे की ओर ढाल के साथ में नीचे आता है ना, रोटेट होते ये मलबा है ऊपर से लुढ़ करके और नीचे आता है, तो इस तरह का जो स्खलन होता है उसको अपन भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, विसर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्पण, ठीक है, रोटेट होते हुआ। और ये मलबा यदि डायरेक्ट यहां से टूट करके और सीधा नीचे की ओर आ रहा है, यहां से मलबा यह टूटा बिखरा और फिर नीचे की ओर लुढ़क गया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मलबा स्खलन, मलबा स्खलन, ठीक है। ये तो हो गया चूर्ण आया है। यहां जो ये भाग आ रहा है ये सेल चूर्ण है। क्या है, सेल चूर्ण, बड़े शिलाखंड नहीं है। दूसरा रूप इसका अपन देखते हैं कि मान लेते हैं कि यह पहाड़ी है, ब्राउन बना दे पहाड़ी को, यह पहाड़ी है। अब यहां से ये इसका धरातल है, इसका तल क्षेत्र है। यहां से कोई सेल टूट करके और डायरेक्ट साथियों नीचे आती, यहां से टूट करके और बड़े सेल का बड़ा पिंड टूट करके, है ना, यहां से सीधा ये ऊपर का भाग टूट करके और सीधा लुढ़कते हुए यदि यहां नीचे पहुंच जाता है, यहां आकर के गिर जाता है ना। और दूसरा ये जो ढाल है उसके साथ स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं सेल स्खलन। ये क्या कहलाता है, सेल स्खलन, क्योंकि चट्टान का बड़ा हिस्सा इसमें लुढ़क करके नीचे की ओर स्खलित होता है, तब हो जाता है सेल स्खलन। ए बिंदु मलबा स्खलन, ब बिंदु विसर्पण, स बिंदु सेल स्खलन, एक बचाता है सेलपातन। अब सेलपातन में क्या होता है कि सेल जो है वो सीधी टूटती है। इसमें डी बिंदु यहां ले लेते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है कि ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से सेल जो है ये इसका धरातल बेस है ना, और इसमें ये पहाड़ी है। अब इसमें होता क्या है, पहाड़ी का ये सिरा जो है, ये वाला जो सिरा है वो कट करके बह जाता है और इसका आधार कमजोर हो जाता है। जब ये सिरा कट करके बह जाता है, इसका मतलब यदि कटा हुआ भाग है इसको खाली निर्वात है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर दे दूं ताकि ये निर्वात हमें नजर आए। तो ये वाला भाग निर्वात हो गया, ठीक है, खाली हो गया। अब खाली ये भाग हो गया है तो इस भाग में किसी भी प्रकार का मलबा जो है नहीं, ये जगह पूरी की पूरी खाली हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, खाली जगह यहां से है, अब इसका आधार यहां कमजोर हो गया। आधार मेरे दोस्तों कैसा हो गया, कमजोर हो गया। ध्यान से देखिए, आधार इसका कमजोर है। ऊपर की सेल जो है ये इसमें भार बरसात से हुआ, किस प्रकार, इसी प्रकार से ये सेल जो है इसका भार बढ़ गया। अब गुरुत्व बल यहां सीधा काम कर रहा है। होता क्या है, जब गुरुत्व बल हावी हो जाता है तो ये सेल यहां से ब्रेक होती है, टूटती है और बिना किसी ढाल के स्पर्श किए सीधे नीचे के आकर के और यहां ये गिर जाती। इस तरह का जो स्खलन होता है ना, जिसमें ढाल के बिना स्पर्श के चट्टान सीधे टूटकर नीचे गिरती है, तो इस आधार को बोलते हैं सेलपातन। इसको क्या बोलते हैं, सेलपातन। तो 4 बिंदु, इसमें अपने मलबा विसर्पण, मलबा स्खलन, सेल स्खलन और सेलपातन। अब स्पीड में अंतर देखिए, सबसे धीमा होता है विसर्पण, यह सबसे धीमा है इन चारों में। सबसे तेज, उसके बाद में इससे थोड़ा तेज होता है मलबा स्खलन, थोड़ा तेज किससे, इससे, है ना। फिर इन दोनों से थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज होता है, वो होता है सेल स्खलन।
और सबसे तेज, इसमें मलबा जो होता है सबसे तेज स्खलन होता है वो है सेलपातन। बिना किसी आधार के बहुत तेजी से नीचे की ओर चट्टान टूट करके आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेलपातन। आया समझ में? तो ये 4 बिंदु यहां पे महत्वपूर्ण है। मलबा स्खलन, सेल स्खलन, विसर्पण, और इसमें मृदा द्रवण भी आता है, और सेलपातन। सेलपातन देखो ये क्या लिखा है इसमें, ऐसा ही लिखा है कि किसी ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए, बोला मैंने डायरेक्ट, ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेलपातन कहलाता है। जो कि किसी भी ढाल के टच न होकर के मलबा सीधे के सीधे नीचे गिर जाता है, तो उसको अपन सेलपातन कहते हैं। उसके बाद में आता है अपर्दन व निक्षेपण। अपर्दन व निक्षेपण, निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। हालांकि अपर्दन चक्र है, विस्तार से अपन अलग से इसका वीडियो देखेंगे। अपर्दन जो है उसका विस्तार से अपन क्लास देखेंगे, जिसमें पेंक का अपर्दन चक्र विस्तार से पढ़ेंगे और डेविस का अपर्दन चक्र विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट ही दिया है मैंने, ये मत सोचना कि इस क्लास में तो शॉर्ट ही दिया है सर ने, विस्तार से बताऊंगा अपर्दन चक्र को, जिसमें पेंक का भी बताऊंगा और डेविस का भी बताऊंगा। अपर्दन में सेलों के मलबे को अनावाप्ति व उनके परिवहन को शामिल किया जाता है। यानी अपर्दन के जो कारक होते हैं, जैसे प्रवाहित हवा, प्रवाहित जल, धारा, हिमानी, ये अपर्दन कारक है। ये कारक है मुख्य रूप से सेलें, जो अपक्षित सेलें होती है उनके मलबे को प्राप्त करती है और ढाल के अनुरूप और या प्रवणता की ओर आगे की ओर ले जाती है, और एक निश्चित दूरी तक ले जा पाती है। जहां तक उसमें वेग होता है, ढाल ज्यादा होता है तो काफी दूर तक इनको ले जाती है। लेकिन वो कहे ना तो अंत तो है, और जहां जैसे ही हवा है, जल है, इन कारकों का वेग थोड़ा धीमा पड़ता है, तो बड़े पिंड जो होते हैं, बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, उनका वो निक्षेपण करते हुए आगे चलते हैं, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भारी पदार्थ पहले निक्षेपित, फिर हल्के, फिर हल्के, फिर हल्के, एकदम से बारीक गाद मिट्टी अपन कहें तो महासागरों तक नदियां ले जाती है। अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है प्रवाहित जल, वायु, हिमानी लहर और समुद्री धाराएं। ठीक है ना, ये अपर्दन के प्रमुख 4 कारक है। जल भी है, वायु है, हिमानी है, लहर और तरंग, या फिर और समुद्री धाराएं, जो गर्म और ठंडी 2 तरह की धाराएं होती है। अपर्दन के 2 अन्य कारक, लहर व धाराएं भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। एक तो लहर और धारा समुद्र में प्रवाहित होती है, तो इसमें जलवायु का कोई असर नहीं है। दूसरा है भूमिगत जल का कार्य। भूमिगत जल यानी काष्ठ शिलाकृति जो बनती है, जमीन में पानी प्रवेश करने के बाद में रिस्क के जो आगे बढ़ता है, इसमें जलवायु का कोई विशेष असर नहीं होता। हालांकि ये जरूर है कि काष्ठ प्रदेशों के अंदर वर्षा यदि ज्यादा होती है तो जल की अधोगति ज्यादा होती है, और ज्यादा अधोगति यदि जल की होती है तो ये शिलाकृतियां ज्यादा बनती है, इतना जरूर है। लेकिन ये जलवायु से प्रभावित बहुत कम है। लहरें थल जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। लिथोलॉजिकल विशेषताएं यानी स्थल मंडल, आकस्मिक होता है स्थल मंडल की विशेषताएं, तो विशेष रूप से यदि भूमिगत जल वहां सक्रिय ज्यादा होता है किसी भी प्रकार के अपर्दन और अपक्षय के लिए, जहां काष्ठ प्रदेश होते हैं, जहां पे मुख्य रूप से चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। जिन सेलों में चूने के निक्षेप नहीं होते, वहां मुख्य रूप से ये काष्ठ शिलाकृतियां हैं वो नहीं पाई जाती। समझ रहे बात को? इस कारण से यह कहा गया है कि भूमिगत जल का मुख्यतः कार्य क्षेत्र की आकस्मिक, है ना, लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा तय होता है कि वहां की जो स्थल मंडल की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार की है, लिथोस्फीयर की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार की है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। क्यों? क्योंकि अपर्दन प्रवाहित भाग जो है, मैंने कहा है कि जो भी वाहक बल है, चाहे प्रवाहित हवा हो, चाहे जल हो, चाहे हिमानी हो, चाहे धारा हो, चाहे लहर हो, वो किसी भी पदार्थ को कहां तक ले जाएगी भाई? जब तक उसकी कैपेसिटी है वहां तक ले जाएगी। और निश्चित वाहक दूरी होती है, ये तो नहीं 2-4 किलोमीटर, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग निश्चित वाहक दूरी है, जितना वो वहन कर सकती है, जितनी ढाल प्रवणता उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में बड़े पिंडों को पहले, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप है पदार्थों का निक्षेपण करते हुए वो जो अपर्दन का कारक है वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो अपन कह सकते हैं निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है।
तो इनको मैंने कहा अपरदन चक्र, विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है मृदा निर्माण। इस रिलेशन के अंदर सोइल फॉर्मेशन एक टॉपिक है। अपरदन यहाँ पे शॉर्ट इसलिए है कि वो विस्तार से अपन पढ़ेंगे इसको। मृदा का विज्ञान है पेडालॉजी, या मृदा वैज्ञानिक को पेडालॉजिस्ट कहा जाता है। भूप्रपट्टी का वह ऊपरी भाग जिसका निर्माण अपक्षय व अपरदन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है और इसमें जीवांश और खनिज और वनस्पतियों के अंश भरपूर पाए जाते हैं, मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा। तो ये मृदा की विशेषता होगी, या उसकी डिफाइन हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती है, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि भूप्रपट्टी का वह ऊपरी भाग जिसका निर्माण अपक्षय और अपरदन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जिसमें जीवांश है, वनस्पतियों के अंश है, चट्टानों के अवशेष है और ह्यूमस की मात्रा भरपूर पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। और किसी भी प्रकार प्रदेश की जो आर्थिक धमनी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसका मुख्य आधार होती है वहां की उपजाऊ मिट्टियां, है ना। तो मिट्टी का बड़ा रोल होता है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है, गतिशील है, परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टियां होती है दूर से ला करके निक्षेपित की जाती है, जिसमें बहुत सी भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती है। अब इस वैसे भी गत्यात्मक है, और यहाँ गत्यात्मक का मतलब हो गया परिवर्तनशील, है ना। स्वरूप में परिवर्तन, मिट्टी का स्वरूप बदलता रहता है, उसमें भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से जारी रहती है, चलती रहती है। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। मृदा अपकर्ष का परिणाम है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अपक्षय होता है, चट्टानों का चूर्ण बनता है ना, और एक काफी लंबी प्रोसेस के बाद में बहुत अधिक मात्रा में चट्टानें चूर्ण का स्वरूप ले लेती है, तब जाकर के उसकी मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा अपक्षय के अपकर्ष का परिणाम है, वृद्धि का माध्यम भी है। यह परिवर्तनशील व विकासोन्मुख माध्यम है, क्योंकि मिट्टियां जहां उपजाऊ होती है तो यह परिवर्तनशील है, और क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं, विकास की ओर उन्मुख भी है, क्योंकि जहां उपजाऊ मिट्टी है उन प्रदेशों में अच्छी कृषि की पैदावार होती है और उनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होती है। यह भी अपन कह सकते हैं। मृदा वैकल्पिक रूप से गर्म और ठंडी, शुष्क और आर्द्र होती है। तो मिट्टी वैकल्पिक रूप से इसके प्रकार है, गर्म और ठंडी होती है और शुष्क और आर्द्र होती है। तो जहां नम प्रदेश अधिक वर्षा होती है वहां आर्द्र मिट्टियां पाई जाती है, जो मरुस्थल प्रदेश है वहां शुष्क मिट्टियां पाई जाती है जहां वर्षा कम होती है। भूमध्य के प्रदेश में मिट्टियां गर्म प्रकृति की होती है और ध्रुवीय प्रदेशों में मिट्टियां है वो ठंडी प्रकृति की होती है। उसके बाद में मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन। तो सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है मुख्य रूप से? तो मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। मैंने कहा चट्टान टूटेगी नहीं तो अपरदन किस चीज का होगा, और मिट्टी शेल टूटेगी नहीं तो चूर्ण किसका बनेगा? चूर्ण यदि किसी चीज का नहीं बनेगा तो मिट्टी कहां से आएगी भाई? तो अपक्षय मृदा निर्माण जो है किसका परिणाम है? अपक्षय पर का परिणाम हो सकता है। अपरदन अपक्षय का परिणाम है, अपरदन से मिट्टियां है वो निक्षेपित होती है विभिन्न प्रदेशों के अंदर। अपक्षयी प्रवार या मेंटल ही मृदा निर्माण का मूल निक्षेप है। जीव पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। भाई मिट्टी तो सेल के अपक्षय के बाद में उसके चूर्ण बनता है, और लंबी प्रोसेस के बाद में जब वो परिपक्व हो जाती है ना, और उसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के अंश, जीवों के अंश यदि शामिल हो जाते हैं तो मिट्टियां जो है काफी ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है और उपजाऊ हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जीव और पौधों के मृत अवशेष यदि किसी मिट्टी के अंदर गिरते हैं तो उसमें ह्यूमस की मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये भी मिट्टी को है कैसा बनाते हैं? ह्यूमस युक्त और उपजाऊ भी बनाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो कारक में 5 प्रकार के कारक इसमें है। मृदा निर्माण के 5 कारक यहाँ। एक तो जनक सेल। पहला जनक सेल, जिस सेल के टूटने से चूर्ण बनने से मिट्टी बनती है, तो वो क्योंकि वो मिट्टी जो है वो जनक सेल पर डिपेंड करती है कि कैसी है। मान लिया आग्नेय सेल से मिट्टी बनी है, आग्नेय सेल से मिट्टी बनी है, तो अपन देखते हैं लावा निक्षेप मिट्टियां है वो काली पाई जाती है। लावा निक्षेपित मिट्टियां कैसी है? आग्नेय सेल से निर्मित मिट्टियां कैसी है? काली मिट्टी है। मुख्य रूप से उसमें कपास की खेती अच्छी होती है। तो जनक सेल का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? चूना प्रधान प्रदेशों में चूने के कंकड़ मिट्टियों में पाए जाते हैं जो कि अनुपजाऊ होती है, मुख्य रूप से उपजाऊ नहीं होती है ना, उनमें काफी समस्याएं रहती है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की परत पतली पाई जाती है,
तो जनकशैल का बड़ा रोल होता है किसी भी प्रकार की मिट्टी जो है उसके निर्धारण के अंदर। स्थलाकृति का बड़ा रोल है, क्योंकि जो मैदानी प्रदेश है वहां पे नवीन मिट्टियों का निक्षेप होता रहता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र वहां मिट्टियों की परत पतली पाई जाती है। तो मृस्थलीय भाग है उसमें मिट्टियां जो है उसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है, उपजाऊपन की कमी पाई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है ना। तो स्थलाकृतियां भी कहीं ना कहीं मिट्टियों को प्रभावित करती है। जलवायु मिट्टी निर्माण को प्रभावित करती है। जो नम और आर्द्र प्रदेश है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया के तहत मिट्टी का स्वरूप जो है काफी सुदृढ़ हो जाता है, और उसमें रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया ज्यादा होने से मिट्टी जो है उसके स्वरूप में अपन कहें तो काफी बारीकी आ जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है ना, और विभिन्न तत्व है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना, वो पर चेंजेज आ जाता है। जलवायु का दूसरा कारक है कि जहां पे वर्षा बहुत कम होती है वहां की मिट्टियां जो है अपरिपक्व अवस्था में रहती है, उनके कण मोटे रहते हैं, है ना। तो कई बातें वहां पर देखने को मिलती है। फिर है समय। समय एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पे मिट्टी के निर्माण में, क्योंकि मिट्टी जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, उपजाऊ होगी, क्योंकि एक मिट्टी निर्माण के अंदर समय का बड़ा रोल होता है। हालांकि एक निष्क्रिय कारक है, फिर भी इसका रोल मिट्टी निर्माण में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिट्टियां जितनी ज्यादा प्राचीन होगी उतने ज्यादा उसमें ह्यूमस मिलेंगे, जीवांश मिलेंगे, वनस्पतियों के अंश मिलेंगे, और उतनी बारीक कण उसके होंगे। जितनी बारीक कण होंगे मृण में मिट्टी हो जाएगी उतनी अधिक उपजाऊ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये 5 कारक है, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। 5 ऐसे कारक है जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा निर्माण कारकों को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहां से प्रश्न बहुत बार पूछ लेते हैं कि निष्क्रिय कारक कौन कौन से है। तो मूल पदार्थ, मुख्य रूप से जो जनक सेल होती है वो, स्थलाकृति और समय, ये 3 ऐसे बिंदु है जो निष्क्रिय कारकों में शामिल है। यानी इनमें निष्क्रिय कारक का मतलब है कि ये परिवर्तनशील नहीं है, इनका खुद का कोई रोल मिट्टी निर्माण के अंदर विशेष नहीं है ना। हालांकि इनसे मिट्टी बनती है लेकिन ये खुद सक्रिय नहीं है। दूसरा है सक्रिय कारक, जिसमें जलवायु जो खुद परिवर्तनशील रहती है। चौथा, और जैविक क्रियाएं, वनस्पति और जैविक क्रियाएं जो वनस्पति और जो जीवों के अंश है वो। तो जैविक क्रिया और वनस्पति जो जलवायु है ये खुद परिवर्तनशील है, यह समय समय पर बदलती रहते हैं, समय समय पर ये चेंजेस लाती रहती है। तो ये दोनों कैसे कारक है? सक्रिय कारक। तो यहाँ से इनमें से कौन सा सक्रिय कौन सा निष्क्रिय, ऐसा बिंदु यदि पूछ ले तो आपको इसको डिफाइन करना है कि जनकसेल, स्थलाकृति और समय ये तीनों निष्क्रिय है, जलवायु और जैविक समुदाय या जैविक क्रियाएं इस दोनों सक्रिय कारक है। उसके बाद में जलवायु, क्लाइमेट। तो इसको डिफाइन करेंगे तो कैसा लिखेंगे? जलवायु कहते किसे हैं? तो किसी बड़े क्षेत्र में, किसी विस्तृत भाग में, किसी विस्तृत भाग में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। किसी क्षेत्र के बड़े प्रदेश में लंबे समय तक वायुमंडल की दशा यदि एक समान रहती है तो उसको अपन जलवायु कहते हैं। इसके लिए आधार है 20 वर्ष या उससे अधिक समय। 20 वर्ष से अधिक समय तक यदि एक ही प्रकार की जलवायु, एक ही प्रकार की वायुमंडलीय दशा किसी प्रदेश में है तो वहां की जलवायु बन जाती है। ठीक है, जैसे भारत जलवायु मानसूनी है ना, हवाओं का अनुसार, हवाओं के रुख के अनुसार अपनी जो जलवायु है उसमें बदलाव होता रहता है, वो बदलती रहती है। जलवायु मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है। प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि और आर्द्रता ये इसके तत्व है। तापक्रम में मौसमी और दैनिक भिन्नता पाई जाती है। तो जलवायु में क्या है? प्रवणता, वर्षा कम और अधिक, तापमान कम और अधिक, है ना। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है जो क्या करते हैं, किसी मिट्टी की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं। वर्षा, ज्यादा वर्षा होती है तो रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा होती है, वर्षा कम होती है तो रासायनिक अभिक्रियाएं कम और भौतिक अपक्षय ज्यादा होता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है? यदि ज्यादा वाष्पीकरण होता है, तापमान ज्यादा पा जाते हैं तो सेलों में संकुचन, तुषार की जो प्रकृति हो जाती है, या संकुचन और
फैलाव की प्रकृति है तो इसमें सेलें टूटती है और मिट्टी निर्माण प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा अवधि लंबे समय तक यदि मिट्टी के अंदर जलवायु एक समान रहती है तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, जलवायु बदलती रहती है तो मिट्टी की प्रकृति है वो भी बदल जाती है। आर्द्रता, तो वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी प्रदेश में मिट्टी निर्माण में, उसका भी बड़ा रोल होता है। नम और आर्द्र भूमियां जो होती है उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, मैंने कहा अभी वर्षा जहाँ ज्यादा होती है वहाँ अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो भी कम होती है। तापक्रम में मौसमी और दैनिक भिन्नता है, ये मिट्टी और शेल जो है उसको तोड़ने और मरोड़ने के लिए, फैलाने में और संकुचित करने में अपना रोल अदा करती है, तो इनका भी बड़ा रोल होता है किसमें, मिट्टी निर्माण में। एक आती है जनक शेल, पेरेंट मटेरियल जो होता है उस पर डिपेंड करता है मिट्टी की प्रकृति। मैंने भी कहा था कि अग्नि सेल से मिट्टी ये बनी है, लावा प्रदान सेल से यदि मिट्टी बनी है तो काफी अधिक उपजाऊ मानी जाती है, प्लस उसका रंग काला होता है। यदि अन्य सेल जैसे कहीं चूने के निक्षेप ज्यादा है, कहीं जिप्सम ज्यादा पाई जाती है, कहीं अन्य सेल ज्यादा अधिक पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग मिट्टी का रंग, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना है ना, उसमें जो उपजाऊपन की मात्रा, उसके तत्व निश्चित होते हैं, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जनक सेल का मिट्टी निर्माण में एक बड़ा रोल है। हालांकि ये निष्क्रिय कारक है, ये एक निष्क्रिय कारक है। मृदा निर्माण में गठन, संरचना और शेल निक्षेप में खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है कि उसमें किस सेल से वो बनी हुई है, कौन कौन से वो खनिज शेल, किन खनिजों की प्रधानता, वही खनिजों की प्रधानता उसी मिट्टी में आपको मिलेगी, है ना। तो जनक सेल का एक बड़ा रोल है। मूल पदार्थ में अपक्षय की प्रकृति, उसकी दर तथा आवरण की गहराई एवं मोटाई प्रमुख तत्व होते हैं। तो अब इसमें जो मूल पदार्थ जो होता है उसमें अपक्षय की प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी दर क्या है, उसमें आवरण की गहराई कितनी है और मोटाई कितनी है। यानी हमने जो भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए जो मिट्टियों की प्रकृति है उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है वो बातें अपन देख, जैसे नूतन सेल है जिसमें सूक्ष्म रासायनिक अभिक्रिया देखी थी अपन ने, और अधिक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे के ऑक्साइड देखा था, है ना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड देखे थे। तो वो जो एक डायग्राम मैंने आपको समझाया था, तो ये डिपेंड करता है उस जनक सेल पर, उस जलवायु पर कि वहाँ पर जलवायु है कैसी और मिट्टी किस जनक सेल से बनी हुई है। तो इसमें उस प्रवाह मंडल की कितनी गहराई तक उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मिट्टी की प्रकृति है वो पाया जाता है। जो अपन कह सकते हैं कि जनक सेल का बड़ा रोल होता है किसका, मिट्टी निर्माण के अंदर। फिर आता है स्थलाकृति और उच्चावच। टोपोग्राफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। स्थलाकृति भी एक निष्क्रिय कारक है, फिर भी स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन और अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि यदि पहाड़ी क्षेत्र है, मिट्टियां ऊपरी भाग बह करके चला जाता है, सेलें नग्न हो जाती है और सूर्य का ताप यदि उन पर गिरता है तो सेलें जो है विदलित हो जाती है, टूट जाती है, पतरित हो जाती है ना, और उनमें अपक्षय जल्दी होता है, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया जारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कारक उच्चावच है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे मैदानी प्रदेश है, हर वर्ष नई निक्षेप मिट्टी का निक्षेप होता रहता है, जलोढ़ मिट्टियां वहां पे पाई जाती है, हर वर्ष नई मिट्टी आ जाती है, जो कि एक किसी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, है ना। और हम कृषि प्रधान जो राष्ट्र होते हैं उनके लिए तो अपन रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानी प्रदेश वहाँ पे ज्यादा है। तो बहुत अच्छा है वहाँ के किसानों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लोगों के लिए, कि वहाँ लोगों की आजीविका उसी पर डिपेंड होती है, ज्यादा इनकम उनको होती है। तो एक स्थलाकृति का बड़ा रोल होता है। मंद ढालों पर आपर्दन कम होता है, जल परिश्रमण होता है, वहां मृदा निर्माण अनुकूल होता है। अब ढाल जहां पे मंद है तो वहां पे पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है, इसके साथ साथ में वहां पे मिट्टी जो है उसका प्रवाह कम होता है, और साथ साथ में जो मिट्टी है उसमें वियोजन है, जलयोजन है, उसमें कार्बोनेशन है, उसका ऑक्सीकरण है, ये प्रक्रिया प्रॉपर चलती रहती है, जिसके कारण मिट्टी निर्माण प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती है और बहुत अच्छी और बारीक मिट्टियां हैं वहां बन जाती है। तो ढाल और उच्चावच का बड़ा रोल होता है किसी भी प्रदेश की मिट्टी के निर्माण में। अगला बिंदु आता है जैविक क्रियाएं। बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी बड़ा रोल होता है, जैसे कि वनस्पति और जीव जो मूल पदार्थों पर आरंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सेल जो होती है उसमें जीव और वनस्पतियों के अंश तो होते ही है, मिट्टी निर्माण के बाद भी काफी ज्यादा वनस्पतियां और जीवांश जो है उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, सेलों के अंदर क्या रोल है उनका, जैसे कि अपने केंचू किसान का मित्र कहते हैं, क्या करता है भाई, सेलें जो है मिट्टी का चूर्ण जो है उसको उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट करता रहता है ना। तो इनका बड़ा रोल होता है
जैसे कि वनस्पतियां क्या करती है, अपनी पत्तियां है उनकी टहनियां गिर करके और ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ाती रहती है। जब ये ह्यूमस यदि सड़ गल जाता है, उसका यदि अपन अपचयन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तो मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है कि नहीं। इसके अलावा और भी उदाहरण अपन बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे अन्य उदाहरण हो सकता है कि अपने आपने देखा होगा कि जो कई दलहन फसलें होती है, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीव होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर के और मिट्टी में ले जाता है। मिट्टी है वहां से नाइट्रोजन पौधे को प्रदान करता है, पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह के रोल में भी उसका बड़ा रोल है। तो जैविक क्रियाएं जो होती है वो काफी ज्यादा अपना रोल अदा करती है। किसमें? मिट्टी निर्माण में, मिट्टी के संगठन में, मिट्टी की संरचना में और मिट्टी की प्रकृति के अंदर। मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता और नाइट्रोजन आदि जोड़ने में सहायक होते हैं जैविक क्रियाएं। इसके अलावा जो पशु चराई वाले क्षेत्र होते हैं, जो पशुधन चराते हैं लोग काफी अधिक मात्रा में, तो ये पशु है, इनसे इनका जो वेस्टेज होता है वो भी मृदा निर्माण में और उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने में अपना बड़ा रोल अदा करता है। और मानवीय क्रियाएं तो है ही है भाई। तो ये सभी ऐसे कारक है। हालांकि ये जैविक क्रिया जो होती है कि सक्रिय कारक के रूप में भूमिका अदा करता है किसमें? मिट्टी निर्माण में। तो 5 कारक अपन ने देखे हैं। कौन कौन से? स्थलाकृति, जनकशैल, समय, जलवायु और जैविक समुदाय। मृत जीव मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है, और बैक्टीरियल वृद्धि धीमी है तो जो ह्यूमस है उसका अपघटन और अपचयन नहीं होता, जिसके कारण से ऐसे जो भाग है जो ठंडे है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। और जब तक ह्यूमस इकट्ठा है ज्यादा लाभदायक मिट्टी नहीं मानी जाती। ह्यूमस का अपघटन अपचयन हो जाता है उसके बाद ही मिट्टियां लाभदायक हो जाती है क्योंकि उनमें उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है। आर्द्र उष्ण भूमध्यरेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि वह यह क्रियाएं सघन होती है क्योंकि आर्द्र और भूमध्यरेखीय प्रदेश में बैक्टीरिया खूब ज्यादा होते हैं, है ना। तो इस कारण से इसमें जो ह्यूमस की मात्रा है कम पाई जाती है क्योंकि ह्यूमस जो है उसका अपघटन अपचयन होकर के मिट्टियां जो है उसमें समाहित हो जाता है ये तत्व है, और मिट्टी है काफी अधिक उपजाऊ हो जाती है, काफी गहरा तक रासायनिक अभिक्रिया उसकी भी हो जाती है। नाइट्रोजन निर्धारण। अब नाइट्रोजन निर्धारण क्या होता है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन कहाँ से आती है? हालांकि एक नाइट्रोजन चक्र है, विस्तार से मैं उसको समझाऊंगा आपको, लेकिन इस टॉपिक में छोटा सा बिंदु आया तो हम जरूर उसको एक्सप्लेन कर दें। बैक्टीरिया व मृदा के जीव हवा से गैस से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि राइजोबियम मैंने अभी कहा था, उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं और कहाँ? पौधे को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ में ग्रंथिका के रूप में रहता है। मेजबान पौधे के लिए नाइट्रोजन निर्धारित करता है। क्यों? कहां से लेता है? हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, मिट्टी के रूप में मिट्टी से लेकर के पुनः पौधे को प्रदान करता है, पौधे को पोषण प्रदान करता है। तो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जीव। तो यह जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन निर्धारण। तो किसका रोल हुआ इसमें? बैक्टीरिया का। किसका रोल हुआ? राइजोबियम का। किसका रोल हुआ? जीवों का। तो जीव भी क्या करते हैं? मिट्टी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, नाइट्रोजन के निर्धारण में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, उसमें ह्यूमस की अपघटन अपचयन में, ह्यूमस को बढ़ाने में, सभी में अपना बहुत अधिक रोल अदा करते हैं, बहुत अधिक अपना योगदान है वो देते हैं। ठीक है ना। तो यह है नाइट्रोजन। उसके बाद में अगला आता है कालावधि, समय, टाइम। मैंने कहा जितनी पुरानी मिट्टियां उतनी अधिक उपजाऊ मिट्टियां, जितनी नई मिट्टी उतनी ही कम उपजाऊ मिट्टियां, उतनी अपरिपक्व मिट्टियां उतनी ही कम लाभदायक मिट्टियां। मृदा निर्माण में प्रक्रियाओं में प्रचलन में लगने वाला काल की अवधि मृदा निर्माण परिपक्वता और उसके पार्श्विका का विकास करने में सहायक होती है। पार्श्विका यानी मिट्टी के अपन देखेंगे तो इसमें संस्तर होते हैं मिट्टी के, ए संस्तर, बी संस्तर, सी और डी। और डी संस्तर है ये तो जनकशैल है, इसके चूर्ण से तो मिट्टी बनी है। फिर ये सी संस्तर है, इसमें कण थोड़े मोटे मोटे पाए जाते हैं और मोटे कण होते हैं तो ये कम उपजाऊ होती है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी कम पाई जाती है। उसके बाद में इसमें थोड़े बारीक कण हो जाते हैं और थोड़े बारीक कण होने से ये मिट्टी अब सबसे जनकशैल है जहां से मिट्टी चूर्ण है या सेल टूटी है, फिर इससे थोड़ी और बारीक हुई है, समय तो लगता चला गया ना। और सबसे ऊपरी वाली जो सबसे बारीक कण यहाँ होते हैं, सबसे बारीक कण वाली मिट्टी होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ये मिट्टियां उपजाऊ होती है और
इसमें जीवांश अधिक पाया जाता है और खेती के लिए लाभदायक हो जाती है। तो ये जो चित्र डायग्राम आपके समक्ष दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। अब परिच्छेदिका जो विकास होता है, मृदा जो परिच्छेदिका का निर्माण या विकास होता है वो समय के साथ होता है, यानी सेल टूटती है, चूर्ण बनता है, ये प्रथम अवस्था है। फिर वो धीरे धीरे विदलित होती है, छोटे टुकड़ों में टूटती है, दूसरी अवस्था है। फिर और बारीकरण उसके होते हैं, तीसरी अवस्था है। फिर उसमें जीवांश और ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। फिर तीसरी अंतिम स्टेप जो होती है जिसमें मिट्टापूर्ण परिपक्व हो जाती है, तो इसमें जीवांश ह्यूमस का अपघटन अपचयन हो जाता है और वो मिट्टी है उसके अंदर जो ये तत्व घुले हैं, जो वनस्पतियों के अंश मान लीजिए, जीवों के अंश मान लीजिए, चट्टानी चूर्ण मान लीजिए, सब एक प्रकार से कहें तो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर के मिट्टी के कण बहुत बारीक होकर के और ये एक पौधे को ऊर्जा प्रदान करने वाली मिट्टी बन जाती है ना। ताज़ा घी बन जाए भाई जी, पौधा के लिए तो घी काम करे, है ना। तो परिपक्व हो जाती है, पार्श्विका ये बन जाती है ना। तो इसको मृदा परिच्छेदिका या पार्श्विका कहा जाता है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो मृदा जितनी पुरानी होगी उतनी अधिक परिपक्व मानी जाती है। बहुत समझ गए। जितो बुढ़ो बत्तो ज़्यादा ज्ञान, अनुभव की वैल्यू है जी, है ना। जिसको जितना अनुभव ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा परिपक्व माना जाता है और होता भी है ना। थैंक यू मेरे साथियों। अपक्षय और संचलन वाला जो टॉपिक था विस्तार से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर अपरदन का बिंदु और निक्षेपण का बिंदु है, मैंने कहा है कि आपको विस्तार से मैं अलग से उसकी एक अलग क्लास बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, अवश्य पहुंचाऊंगा। आप जुड़े सर्वा क्लासेस के साथ में शानदार क्लासों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।